आज हम बात करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल फॉर्म किस तरह से फिल करते हैं। ये हमारे अपने ही कॉलेज का फॉर्म है जो कि मेरे सामने है। इसमें सबसे पहले जब आपका टाइटल डिसाइड हो जाए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कि क्या स्टेप्स होते हैं। उसमें टीम और सुपरवाइज़र को ऑन बोर्ड लेने के बाद आप देखते हो कि आपने रिसर्च किस टॉपिक पर करनी है। जब आपकी रिसर्च का टॉपिक डिसाइड हो जाए उसके बाद फिर आपने 2-3 ऑप्शंस लिखनी होती हैं कि इनमें से एक टाइटल चूज़ कर लेंगे, और इस चूज़ करने के प्रोसेस में भी आपको अपने सुपरवाइज़र को ऑन बोर्ड रखना चाहिए। जो आपकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है वो यहाँ पर आ जाता है टाइटल के स्टार्ट में। लेट्स से टू कंपेयर, आपका ऑब्जेक्टिव है टू कंपेयर एंजाइटी अमंग मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, तो आपका टाइटल होगा कंपेयरिंग एंजाइटी अमंग मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, और बाद में एक कोलॉन लगता है और आगे आता है फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन आगे लिखना होता है। ठीक है, ये एज़ पर गाइडलाइंस है। कौन सी गाइडलाइंस? स्ट्रोब गाइडलाइंस। कहाँ पर अवेलेबल हैं? इक्वेटर नेटवर्क पर। स्ट्रोब गाइडलाइंस आपने जो डाउनलोड करनी है वो आपने क्रॉस सेक्शनल स्टडी के लिए करनी है, अगर आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, जो कि यूजुअली 4th ईयर में बच्चे कर रहे होते हैं। यानी जो भी स्टडी डिज़ाइन आप फॉलो करें, आपने उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस इक्वेटर नेटवर्क से डाउनलोड करके, वो पूरी एक चेकलिस्ट होती है, उसको आपने मद्देनज़र रखना है अपनी रिसर्च करते हुए। नेक्स्ट पेज पर आपसे बायोडाटा मतलब बायोडाटा तो नहीं, नेम, क्लास, बैच, सिग्नेचर्स ये पूछे होते हैं रिसर्च मेंबर्स के। उसके बाद आती है इंट्रोडक्शन। इसमें बैकग्राउंड की एक हेडिंग होती है, इसमें आपने अपने टॉपिक का सारा बैकग्राउंड प्रोवाइड करना होता है, इसमें आपने रेफरेंस ऐड करने होते हैं। ठीक है, दूसरा फिर है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर आपने एक है या दो हैं वो बता देने होते हैं, और आपके हमेशा 2 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, इसमें यूजुअली रेफरेंस नहीं ऐड होता, बट इट्स ओके अगर आपका रेफरेंस भी है, या सुपरवाइज़र की प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि अगर वो इसमें पसंद कर रहे हैं रेफरेंस या नहीं कर रहे। ठीक हो गया। लिमिटेशंस, आपने 2-3 लिमिटेशंस एनलिस्ट कर देनी होती है। ये वाली जो लिमिटेशन है ये ऑलमोस्ट हर स्टडी में आ जाती है, या आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर बात आती है कि किस तरह से लिखते हैं बैकग्राउंड का। ये तरीका होता है कि आपने जो पबमेड पर आप चले जाएं, पबमेड पर आप चले जाएं, या आप चले जाएं गूगल स्कॉलर पर। पबमेड एक ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपने वहाँ पर जाकर सर्च करना है अपने टॉपिक के रिगार्डिंग, और आपको प्रीवियस रिसर्चेस मिलेंगी। आपने देखना है कि क्या कुछ हो चुका है आपके टॉपिक में। ठीक है, और आपने एक पूरा बैकग्राउंड बताना है उन ऑडियंस को जिनको आपके टॉपिक के बारे में नहीं पता, और वो आपने सारा बैकग्राउंड में लिखना है। बैकग्राउंड के अंदर कोई भी बात आपके पर्सनल ओपिनियंस वाली इंक्लूडेड नहीं होती। इसमें सारी बात वो होती है जो कि आपने कहीं से पढ़ी है, और कहीं से पढ़ के आप एग्जैक्टली नहीं लिख सकते, आपने अपने अल्फाज में लिखना है। वहाँ से पढ़ के आइडिया लेके फिर आपने बात लिखनी है, और उस इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है वो सोर्स आपने इस तरह से एंड पर मेंशन कर देना है। ये जो नंबरिंग होती है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कह लें या फिर असेंडिंग ऑर्डर आएगा, फिर 5, फिर 6, इस तरह से। ठीक है, दोबारा 1 वाले आर्टिकल से आपने कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। लेट्स से इस लाइन के बाद दोबारा 1 आ सकता है यहाँ पर, लेकिन फर्स्ट टाइम 1 आया है, फिर उसके बाद 2 आया है, फिर जो पहली बार नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा वो 3 होगा। ठीक है, कोट हो रहे हैं, लेकिन 3 को अगर आपने अगेन करना है तो आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू की एक हेडिंग होती है। लिटरेचर रिव्यू लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब लिखा हुआ है लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि आपका टॉपिक है एंजाइटी मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स में। आप गए पबमेड पर, आपने रिसर्चेस निकाली एंजाइटी अमंग मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। आप फैसलाबाद से, आपने पहले फैसलाबाद में देखी कि कोई रिसर्च हुई है क्या विद इन 5 ईयर देखनी है आपने देखना है फैसलाबाद में हुई है क्या। फैसलाबाद नहीं तो फिर आपने पाकिस्तान में देख लेना है, पाकिस्तान में हुई है। नहीं तो फिर मतलब पंजाब पहले देख लो, फिर उसके बाद पाकिस्तान में चले जाओ, फिर उसके बाद आप एशिया में जा सकते हो, फिर साउथ एशिया, फिर उसके बाद आप जाओ दुनिया पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या गलती है कि पहली स्टडी ही इजिप्ट वाली कोट की गई है, जबकि कराची वाली स्टडी उसके बाद है, तो ये स्टडी आइडियली पहले आनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना होता है, लिटरेचर रिव्यू में आपने 2-4 रिसर्चर्स कोट करके बताना होता है कि भाई उन्होंने देखा तो इतनी मेडिकल स्टूडेंट्स में एंजाइटी आई, नॉन मेडिकल में इतनी आई, एक स्टडी हुई उसने ये देखा, इस तरह से। ठीक है, और इसमें भी आप साथ साथ रेफरेंस ऊपर डालते जाते हो। मटेरियल एंड मेथड्स अगर देखें तो उसमें सैम्पल डिस्क्रिप्शन में स्टडी डिज़ाइन क्रॉस सेक्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल का क्या मतलब होता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपने ये देखना होता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो पॉपुलेशन है उसमें कोई चीज़ कितनी एग्जिस्ट कर रही है। यानी आपने पॉपुलेशन का स्क्रीनशॉट लिया है और आपने देखा है कि कितने लोग हैं जिनमें एंजाइटी है। ठीक है, जस्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम करेंटली। सेटिंग्स वो इंस्टीट्यूट्स होती हैं, वो जगह होती हैं जहाँ पर आप कर रहे हैं। ड्यूरेशन जितनी
आपने कंप्लीट कर लेनी है। सैम्पल साइज़ ये स्टैटिस्टिकली निकलता है, ठीक है। एक स्टैट्स की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, दूसरा आपको ज़रूरत पड़ती है स्टैट्स की जब आप डेटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस कर रहे होते हैं। स्टडी सब्जेक्ट्स जिन लोगों से बहुत आसान अल्फाज में जिनके पास आपने जाना है, जिनसे फॉर्म फिल कराना है, पेशेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं। सैम्पलिंग टेक्निक, ये इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, एक और लंबी स्टोरी है। इसी तरह से रेफरेंस किस तरह से डालते हैं इसकी आप बहुत वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। और ये रेफरेंस मैनेजर्स का इस्तेमाल भी है, फिर इसमें आ जाता है, तो ये भी एक अलग टॉपिक है। इंक्लूजन क्राइटेरिया आता है। इंक्लूजन क्राइटेरिया में वो लोग होते हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि आप इंक्लूड किस किस को कर रहे हो, और एक्सक्लूजन में एक्सक्लूड किस किस को कर रहे हो। अब देखो, इस तरह का इंक्लूजन क्राइटेरिया एंडोर्स नहीं किया जाता, क्योंकि मेरे स्टडी सब्जेक्ट्स ही मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो अब मैं मेडिकल को ही इंक्लूजन क्राइटेरिया में डाल रही हूँ। ये मतलब मेरा स्टडी सब्जेक्ट्स की कोई एट्रीब्यूट है, वो मेरा क्राइटेरिया नहीं हो सकता। तो आइडियली बहुत अच्छी, अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इस तरह से नहीं लिखते होते। ये प्रैक्टिस है, लेकिन ऐसे नहीं लिखना चाहिए। मतलब कोई वजह होनी चाहिए इंक्लूड करने की, कोई वजह होनी चाहिए एक्सक्लूड करने की। मैंने एक्सक्लूड उन लोगों को करना है जिनको पहले से मेंटल हेल्थ इलनेस की हिस्ट्री है, क्योंकि उनका एंजाइटी मेडिकल में होना, उसकी वजह से एंजाइटी होना, हम इस चीज़ को नहीं सर्टनली कह सकते, क्योंकि उनकी पहले से हिस्ट्री है मेंटल हेल्थ इलनेस की, ठीक है। उसके बाद स्टडी टूल्स अगर देखें तो वो होता है कौन सा आपने फॉर्म्स इस्तेमाल करने हैं। इस पर मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि फॉर्म्स आप कैसे देखते हो, कि आपने फॉर्म्स कहाँ से लेने होते हैं, ठीक है, और आप कैसे देखते हो कि फॉर्म आपका वैलिड है, ठीक है, आप वो देख सकते हैं। स्टडी वेरिएबल्स, ये इंस्टाग्राम पे पड़ी होगी आई गेस वीडियो। इन स्टडी वेरिएबल्स अगर देखें तो उसमें आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने बताने होते हैं। ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में जस्ट मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि फॉर्म फिल कैसे करना है, ठीक है। तो आपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाल दिया, उसके बाद आपने हाइपोथेसिस बनाना होता है। नल हाइपोथेसिस होगा कि दोनों को एक जैसी एंजाइटी है, ऑल्टरनेट होगा कि मेडिकल को ज़्यादा है, या जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं वो आप लिख दें। ऑपरेशनल डेफिनेशन, इसमें उन अल्फाज की डेफिनेशन होती है जो कि आपने अपनी टाइटल में इस्तेमाल की हैं, अपने टॉपिक में इस्तेमाल की हैं, और जिनकी डेफिनेशन वेरी कर सकती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो अब एंजाइटी की डेफिनेशन व्हेन आई वाज रिसर्चिंग, मेरे नज़दीक क्या थी वो आ जाएगी ऑपरेशनल डेफिनेशन में। स्ट्रेस मैं किसको कह रही थी। डेटा कलेक्शन, देखो अब इसमें ना आपने क्या करना है कि ये जो सारी बातें हम यहाँ से डिस्कस करते हुए आए हैं ना, यहाँ तक आपने ऑलमोस्ट वही बातों को बहुत अच्छे तरीके से लिख देना है कि भाई ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, ये कंपेयर कर रही है एंजाइटी मल्टीपल फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक में भी, प्राइवेट में भी, और डेटा कलेक्शन क्वेश्चनेयर्स के ज़रिए हो रही है। एक क्वेश्चनेयर ये है, दूसरा क्वेश्चनेयर ये है, ठीक है। और दोनों क्वेश्चनेयर जो हैं पहले भी इस्तेमाल हो चुके हैं और वैलिड कंसीडर किए जाते हैं। इसका मैंने रेफरेंस डाला है, ठीक है। ये दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट जो हम देखते होते हैं क्वेश्चनेयर को सिलेक्ट करते हुए। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड का मतलब है मतलब फॉर्म बच्चे खुद फिल कर रहे हैं। उसके बाद है फ्रीली अवेलेबल टू यूज़ थे, मुझे परमिशन वगैरह नहीं लेनी पड़ी ऑथर से। मेथड ऑफ स्कोरिंग भी इनका ऑनलाइन अवेलेबल था, ठीक है। फिर मैंने इंक्लूजन क्राइटेरिया का बता दिया, मैंने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया का बता दिया, मैंने बताया मैं कितनी देर में कंप्लीट करूँगी आफ्टर द अप्रूवल। और मिनिमल सैम्पल साइज़ मेरा इस फार्मूला के ज़रिए, और ये सारा कुछ स्टैट्स का लिख के ये आया था 186 आया, मैंने उसे अप्रॉक्सीमेट करके 200 कर लिया, ठीक है। फिर मैंने उसकी फर्दर डिवीजन कैसे की, मैंने 100 बच्चे इधर से लेने थे, 100 इधर से लेने थे, इस तरह से, ठीक है। सैम्पलिंग कौन सी अप्लाई की, और उसका फर्दर फिर बताया कि किस तरह से सैम्पलिंग अप्लाई हो रही है। इस पर हम अलग वीडियो बात करेंगे कि क्या होती है सैम्पलिंग और किस तरह से आप उसे देखते हो, ठीक है। ये मैंने बता दिया। उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हमारा जो कॉलेज का फॉर्म है ना उसमें स्टैट्स की यहाँ पर ना एक लिस्ट दी हुई है। आपने अपने सुपरवाइज़र या जो भी ऑन बोर्ड है आपके पास जो गाइड कर रहा है उससे टिक करवा लेना है कि आप कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट आपकी स्टडी के अंदर इस्तेमाल होंगे। या फिर ऑन द अदर हैंड आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट किसके लिए है। काइस-स्कीर टेस्ट एसोसिएशन फाइंड आउट करने के लिए बिटवीन टू वेरिएबल्स यूज़ होता है। जो नॉर्मल ये होगी ना स्टैंडर्ड डेविएशन मीन, जो बिल्कुल ही फ्रीक्वेंसी निकालने वाली स्टडी होती है, फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेजेस उसमें आ जाएंगी, ठीक है। ठीक हो गया। अब उसके बाद रेफरेंसेस आपने वैंकूवर स्टाइल के अंदर लिखने होते हैं, ठीक है। इस पर भी अलग वीडियो बनाई जा सकती है कि वैंकूवर स्टाइल में किस तरह से लिखते हैं रेफरेंसेस, ठीक है। और विद इन 5 ईयर्स के होने चाहिए। आपका कोई टॉपिक ऐसा है जिस पर नहीं है मौजूद विद इन पिछले 5 साल रिसर्चेस, तो फिर आप इसलिए जा सकते हो, आप कह सकते हो, बता सकते हो ये मसला था, इसकी वजह से मैंने फिर अपनी जो लिमिट है वो एक्सटेंड करके पिछले 10 साल कर ली, ठीक है। तो ये सारे रेफरेंसेस। उसके बाद ये इसको ना भी छेड़ें तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। मटेरियल एंड बजट को भी ना भी छेड़ें तो कोई मसला नहीं होता। उसके बाद ना आपने यहाँ तक फॉर्म होता है, ये अलग से कॉलेज की वेबसाइट पर आई गेस अवेलेबल है। अपेंडिक्स ए
लिखा होता है इस फॉर्म में, नीचे कंसेंट फॉर्म लगा नहीं होता। तो आपने कंसेंट फॉर्म अलग से अवेलेबल है कॉलेज की वेबसाइट पर आई गेस, तो आपने वो यहाँ पर अपेंडिक्स ए के अंदर कंसेंट फॉर्म की हेडिंग डली होती है, उसके नीचे ये वाला फॉर्म आपने खुद यहाँ पर लगाना है, ऐड कर लेना है। इंग्लिश में भी उर्दू में भी, आगे उर्दू में ऐड है। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चनर्स लगा देने हैं। क्वेश्चनर यूजुअली जो स्टार्ट हो रहे होते हैं ना, नेट पे मिल रहे होते हैं, वो यहाँ से हो रहे होते हैं। ये वाली चीज़ें जो आपने ऐड करनी है, ये आपने खुद डिसाइड करना है लिटरेचर पढ़ के कि मुझे क्या क्या और वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है। ये आपने डाल दिया। उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चनर था मेरा, मैंने वो डाल दिया, ठीक है, एंड दैट्स इट। ये आपका मोटा मोटा फॉर्म वाला काम हो गया। इसके साथ एक और फॉर्म होता है, मैं देखती हूँ अगर मेरे पास है। अच्छा, उसके अलावा ना ये वाला फॉर्म होता है एथिकल कमेटी का फॉर्म। इसमें आपने ऊपर क्या करना होता है कि सबसे पहले अपना टाइटल लिख दिया, फिर उसके बाद आपने प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या जो ग्रुप लीडर होता है उसको कहते हैं, स्टूडेंट्स में से अगर हम बात करें, ठीक है। तो ग्रुप, अगर स्टूडेंट्स में से प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर देखें तो वो ग्रुप लीडर होगा। उसका नाम, ये सब कुछ आपने लिख देना होता है, सिग्नेचर कर दिए। नीचे आपके जो बाकी मेंबर्स हैं उनका नाम, ईमेल तो नहीं है, नाम, डेजिग्नेशन और इंस्टीट्यूशनल एड्रेस है। यहाँ नीचे जो होती है ना जगह, इतने ज़्यादा लोगों की नहीं दी होती, तो आप उसमें स्पेस क्रिएट करके जितने भी लोग हैं उनकी ऐड कर दें, कोई इशू नहीं है उसमें। उसके बाद आपके सुपरवाइज़र का पूछा होता है, आप उनका डाल देते हो सब कुछ। हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट और सुपरवाइज़र अगर डिफरेंट है तो आप ऊपर सुपरवाइज़र का डालते हो उनकी जगह पर, और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट की जगह जो बनी होती है उसमें वो डाल देते हो। स्टडी इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ, ये आपने देख लेना है। अगर इनमें से यूजुअली नहीं होता किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हमारी कम्युनिटी मेडिसिन की स्टडीज़ में, तो आपने यहाँ पर नील लिख देना है, या जिस तरह से भी। फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, इनमें से कोई है इन्वॉल्व तो आपने बता देना है यस और नो में। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पॉन्सर, स्पॉन्सर नहीं है तो यहाँ NA लिख दें, इस वाले को बेशक खाली रहने दें। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर है और रूटीनली वो लैब के अंदर नहीं हो रहा, तो उसके पैसे कौन देगा, वो आपने मेंशन कर देना है। पार्टिसिपेंट्स को क्या फ़ायदा हो रहा है, 1 लाइन 2 लाइन उसकी आ सकती हैं। इंस्टीट्यूशन को क्या फ़ायदा हो रहा है, 1-2 लाइन्स आपने उसकी डाल देनी है। रिस्क और एडवर्स इफेक्ट्स कौन से पॉसिबल निकल सकते हैं, अगर है कोई इस तरह की लगता है पॉसिबिलिटी हो सकती तो वो लिख देने हैं, नहीं है तो बस खाली रहने दें इसको। एडवर्स इफेक्ट्स हो गए तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा वो, और एंड पर ये इन्होंने लाइंस लिखी होती हैं, ठीक हो गया। ये आपके फॉर्म्स, ये फॉर्म है, टोटल काम है जो आपने करके अपने एथिकल कमेटी को जमा कराना होता है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को। फिर उसके बाद आपको एक अप्रूवल मिलता है, ठीक है। या अप्रूवल आपके सुपरवाइज़र के पास भेज दिया जाता है। उसके बाद फिर आप स्टडी करना शुरू करते हो।